नमस्कार, मैं हूं दीपक भंडारी और आप देख रहे हैं D4U न्यूज। केंद्र सरकार की ओर से वर्ष 2016 में की गई नोटबंदी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है और कहा है कि 2016 की नोटबंदी के फैसले की जांच अति आवश्यक है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि हमें अपनी लक्ष्मण रेखा का पता है। आपको यह बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से वर्ष 2016 में अचानक नोटबंदी के आदेश जारी कर दिए गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकदम से स्क्रीन पर आकर यह कहा था कि 500 और 1000 के नोटों का चलन बंद कर दिया जाएगा। सरकार ने यह घोषणा की थी कि काले धन पर स्ट्राइक और आतंकवाद को नुकसान पहुंचाने के लिए सरकार ने यह फैसला किया है, लेकिन बहुत सी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। जस्टिस एस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय पीठ ने कहा, जब कोई मामला संविधान पीठ के समक्ष लाया जाता है तो उसका जवाब देना उनका दायित्व हो जाता है। संविधान पीठ ने इसके साथ ही 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करने के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक को विस्तृत हल्फनामा दायर करने के आदेश जारी कर दिए हैं। आखिरकार नोटबंदी की जरूरत क्यों हुई? क्योंकि अभी तक ये सामने नहीं आ पाया है कि नोटबंदी के बाद सरकार को कितना नुकसान हुआ या देश में कितना काला धन था, कितने काले धन पर चोट की गई। कई लोगों के कारोबार इसमें बंद हो गए और कईयों के पास नोट पड़े हुए थे, वह नोट भी रद्दी की टोकरी में चले गए। ऐसा भी कहा जाता है कि बहुत सारे नोट जो 500 और 1000 के थे वह बैंकों में जमा करवा दिए गए थे। सरकार ने जिस मकसद से नोटबंदी की थी वह मकसद पूरा नहीं हो पाया था। अब सुप्रीम कोर्ट में मामला आ गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर अपना रुख भी जाहिर कर दिया है। इस पर स्पष्ट है कि अब शीघ्र ही देश की जनता को यह पता लग जाएगा कि सरकार ने जो फैसला लिया था आखिरकार वह क्यों लिया था। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार को बड़ा झटका लगा है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने दिल्ली के भाजपा नेता तजिंदर सिंह बग्गा और मशहूर कवि कुमार विश्वास के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है। बुधवार को हाईकोर्ट ने इस संबंध में फैसला सुनाया है। बग्गा के मामले में हाईकोर्ट ने कहा ये ट्वीट पंजाब में आकर नहीं किए गए थे, वहीं उनके ट्वीट भड़काऊ नहीं है। राजनीतिक लोग जिस तरह एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हैं इससे कोई हिंसा नहीं फैलती है। वहीं कुमार विश्वास पर रोपड़ में केस दर्ज किया गया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि कुमार ने अरविंद केजरीवाल को खालिस्तान समर्थक बताया है। उनके इस बयान की वजह से पार्टी की छवि खराब हुई। केस दर्ज करवाने वाले का कहना था कि इसकी वजह से वह प्रचार करने गए तो उन्हें खालिस्तानी समर्थक कहा गया। केस दर्ज होने के बाद पंजाब पुलिस कुमार विश्वास को गिरफ्तार करने के लिए उनके घर गाजियाबाद में पहुंची थी। उन्हें नोटिस भेज जांच में शामिल होने को कहा गया था, जिसके खिलाफ कुमार विश्वास ने हाई कोर्ट में याचिका लगा दी थी। दिल्ली भाजपा नेता तजिंदर बग्गा पर केजरीवाल को लेकर ट्वीट करने का केस दर्ज हुआ था। इसके बाद पंजाब पुलिस ने बग्गा को दिल्ली जाकर अरेस्ट कर लिया था। इसका विरोध हुआ और बग्गा के परिवार ने दिल्ली में किडनैपिंग की शिकायत कर दी। दिल्ली पुलिस ने पंजाब पुलिस पर अपहरण का मामला भी दर्ज कर लिया था। इसके बाद बग्गा को ला रही पंजाब पुलिस को हरियाणा पुलिस ने कुरुक्षेत्र में रोक लिया। फिर दिल्ली पुलिस आकर बग्गा को वापस दिल्ली ले गई। इस मामले में बग्गा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट के फैसले के बाद कुमार विश्वास ने ट्वीट किया है और लिखा है कि पगड़ी संभाल जट्टा। हाईकोर्ट के फैसले के बाद कुमार विश्वास ने यह कहा कि बेबुनियाद एफआईआर को आज हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। न्यायपालिका व मुझे प्यार करने वालों का मैं आभार व्यक्त करता हूं। कुमार विश्वास ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को संबोधित किया और लिखा, प्यारे अनुज, पुन सलाह है आपको कि पंजाब के स्वाभिमान को बौनी नजरों से बचाए। खुददार पंजाब ने 300 साल में दिल्ली के किसी भी असुरक्षित तानाशाह को अपनी ताकत से कभी नहीं खेलने दिया। पंजाब ने तुम्हारी पगड़ी को ताज सौंपा है। पंजाब के लोगों के टैक्स के पैसों और उनकी पुलिस का अपमान मत करो। पगड़ी संभाल जट्टा। इसी को लेकर बग्गा ने भी कहा है कि हाई कोर्ट ने अब केस खारिज कर दिया है, जिससे साफ जाहिर है कि अरविंद केजरीवाल की ओर से पंजाब पुलिस का दुरुपयोग किया जा रहा था।
बग्गा ने इस फैसले को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर तमाचा बताया। सत्यमेव जयते। आज पंजाब हाईकोर्ट द्वारा जो केजरीवाल के मुंह पे तमाचा पड़ा है, मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल ये तमाचा भूलने वाले नहीं है। मैं सिर्फ आज यही कहना चाहता हूं कि पंजाब हाई कोर्ट में आज केजरीवाल की हार हुई है, अब दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल की हार होगी। मैं अरविंद केजरीवाल को आज चुनौती देता हूं कि अपनी सरकार की उल्टी गिनती करना शुरू कर दीजिए। जिस प्रकार से मुझे इलीगल तरीके से दिल्ली में अरेस्ट किया गया, जिस तरीके से पंजाब पुलिस द्वारा मेरे पिता के ऊपर हाथ उठाया गया, जिस तरीके से बिना टर्बन के मुझे यहां से नाजायज तरीके से पंजाब पुलिस द्वारा उठाया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने ये पूछा कि गुरु ग्रंथ साहब जी की बेदबी करने वालों को जेल में क्यों भेजोगे, कब भेजोगे। मैंने उनको ये पूछा कि आप ड्रग्स डीलर्स को जेल में कब भेजोगे। आपने कहा था कि 1 महीने के अंदर मैं ड्रग्स खत्म कर दूंगा पंजाब में, 24 घंटे के अंदर गुरु ग्रंथ साहब जी की बेदबी करने वालों को जेल में भेजूंगा। मैंने उनसे यही तो सवाल पूछे थे, इसलिए उन्होंने मुझे जेल में डाल दिया। आज अरविंद केजरीवाल को जब पंजाब हाईकोर्ट ने करारा तमाचा मारा है और सभी एफआईआर को मेरे खिलाफ रद्द कर दिया है, तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आज कोर्ट में केजरीवाल की हार हुई है, अब दिल्ली के अंदर केजरीवाल की हार होगी। अपनी सरकार की उल्टी गिनती शुरू कर दीजिए केजरीवाल जी। वहीं पंजाब में गैंगस्टर और आतंकियों के जेलों में से चल रहे नेटवर्क को रोकने के लिए पंजाब सरकार ने नई हाई सिक्योरिटी जेल बनाने का फैसला किया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार पंजाब पुलिस मौजूदा जेलों में चल रहे आपराधिक नेटवर्क को तोड़ने में आखिरकार क्यों नाकाम साबित हो रही है। देश की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने पंजाब में ऐसी जेल की आवश्यकता जताई है कि जहां पर पूरी सिक्योरिटी हो और वहां पर परिंदा भी पर ना मार सके। अफसरों की इसी को लेकर मीटिंग भी हो चुकी है। गृह मंत्रालय के निर्देश पर हुई मीटिंग के बाद सरकार ने नई जेल के लिए जमीन तलाशनी भी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि एजेंसियां भी चिंता जता चुकी हैं कि जेलों में बैठे कुछ गैंगस्टर और पाकिस्तान के कैदी अपने आकाओं से पाकिस्तान में संपर्क साध रहे हैं। उनके पास मोबाइल हैं, तमाम सुविधाएं उन्हें जेलों में मिल रही हैं, जिस कारण पंजाब सरकार हरकत में आई है। आपको बता दें कि जब सरकार थी पंजाब में अकाली दल की, तब भी ये बातें होती थी कि जेलों में नेटवर्क को तोड़ने के लिए, अपराध का नेटवर्क तोड़ने के लिए जेलों में जैमर लगाए जाएंगे। लेकिन बातें होती रही, सब हवा हवाई बातें साबित हुई। फिर 5 साल सरकार आती है, कांग्रेस की मुख्यमंत्री बनते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। तब भी जेलों में जैमर लगाए जाने की बात होती है, लेकिन अभी तक जेलों में जैमर लगाने की प्रक्रिया शुरू तक नहीं हो पाई है, जिससे अपराधी जेलों में बैठकर ही अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला हत्या इसी का जीता जागता उदाहरण है। किस तरह जेलों में बैठकर अपराधियों ने एक दूसरे से संपर्क साधा और बाद में सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवा दी। जो नई जेल बनने जा रही है 100 करोड़ की लागत से यह बनेगी और 200 एकड़ से अधिक भूमि में यह जेल बनाई जानी है। अब यह जेल विभाग के दायरे में होगी, लेकिन इसकी देखरेख राज्य की इंटेलिजेंस और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स करेगी। इसे शहरी आबादी से दूर बसाया जाएगा। अधिकारियों का मानना है कि विदेशों की जेलों पर भी स्टडी की जा रही है ताकि इस जेल को अति सुरक्षित बनाया जा सके। जेल में जैमर इतने स्ट्रांग लगाए जाएंगे कि केवल बैरकों के अंदर बल्कि जेल परिसर के आसपास भी कोई मोबाइल काम नहीं करेगा। जेल में तैनात होने वाले स्टाफ को भी जेल परिसर में मोबाइल ले जाने पर पूरी तरह रोक होगी। स्टाफ के लिए भी लैंडलाइन की व्यवस्था होगी। बॉडी स्कैनर लगाए जाएंगे। स्टाफ और अन्य के आने जाने के लिए बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट लॉक सिस्टम होगा। जेल में ऐसी सेल बनाई जाएगी जिसमें 2 कैदी एक दूसरे को ना देख सकें। कैदियों और विजिटर के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात होगी। सभी जेल में टॉयलेट और सीसीटीवी कैमरे होंगे। जेल में हॉस्पिटल की सुविधा भी होगी ताकि कैदी इलाज के नाम पर बाहर ना जा सकें। एक डॉग स्क्वाड भी तैनात किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि 100 करोड़ रुपया पंजाब सरकार इस आधुनिक जेल पर खर्च कर रही है। जो पहले जेलों में जो कैदी हैं, हजारों की मात्रा में जेलों में कैदी बंद हैं, तो वहां की सुरक्षा का क्या, अपराधियों को किस तरह वहां पर तमाम सुविधाएं दी जा रही हैं, यह खुद हम नहीं कह रहे, जेल मंत्री खुद कह चुके हैं कि जब से आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनी है 2000 से अधिक मोबाइल जेलों से बरामद किए जा चुके हैं। केरल में नरबली मामले में पुलिस ने बुधवार को कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पुलिस ने बताया है कि बलि देने वाले डॉक्टर दंपति ने 2 महिलाओं को बांधकर पहले टार्चर किया। एक लाश के 56 टुकड़े कर दिए गए। हालांकि शव
खा लिया गया या इसे दबा दिया गया, पुलिस इसकी भी जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने दोनों महिलाओं की छाती भी काट दी। केरल में 2 महिलाओं की नरबली का मामला एक दिन पहले यानी कि 11 अक्टूबर को सामने आया था। यह घटना 27 सितंबर की बताई जा रही है। केरल के त्रिवुल्ला में अंधविश्वास के चलते डॉक्टर भागवल सिंह और उसकी पत्नी लैला ने 2 महिलाओं की गला रेत कर पहले हत्या कर दी, फिर दोनों शवों के टुकड़े करके उन्हें दफना दिया। आरोपियों को भरोसा था कि ऐसा करने से उनके घर में धन वैभव आने लगेगा। इस काम में एक तांत्रिक मोहम्मद शफी ने भी उनकी मदद की थी। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। रेलवे का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। घटना झारखंड के धनबाद जिले की है, जहां पर रेलवे ने भगवान हनुमान को ही मंदिर खाली कराने का नोटिस थमा दिया। ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने मंगलवार शाम को मंदिर के बाहर यह नोटिस लगाया। यह हनुमान जी के नाम पर है। उसमें लिखा है कि आपका मंदिर रेलवे की जमीन पर है, वहां अवैध कब्जा किया गया है। नोटिस मिलने के 10 दिनों के भीतर मंदिर को हटा लें और जमीन खाली कर दें, नहीं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मामला धनबाद के बेकार बांध इलाके का है। खटीक बस्ती में रेलवे ने अपनी जमीन खाली कराने के लिए यह नोटिस चिपकाया है। रेलवे ने न सिर्फ हनुमान मंदिर बल्कि आसपास की अवैध झुग्गी झोपड़ियों को भी हटाने के लिए कहा। रेलवे के अधिकारियों को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो रेलवे के अधिकारियों ने यह कहकर पीछा छुड़ाने की कोशिश की, यह तो मानवीय भूल है। नोटिस में गलती से हनुमान जी का नाम लिख दिया गया था, इसे सुधार कर लिया जाएगा और आगे से ऐसी गलती ना हो इसका भी ध्यान रखा जाएगा। किसी की भावनाओं को आहत करना विभाग का मकसद नहीं था, हमें बस जमीन से अतिक्रमण हटाना है। हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने बुधवार को 2 चीनी नागरिक समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन पर निवेश कंपनियों के जरिए देश भर में 903 करोड़ रुपए के कथित फर्जीवाड़े के आरोप लगे हैं। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर के मुताबिक साइबर क्राइम पुलिस ने दिल्ली और अन्य स्थानों से संचालित कुछ कॉल सेंटरों पर छापामारी की और नकली निवेश कंपनियों के नेटवर्क को तोड़ने में कामयाबी हासिल की। ये कंपनियां लोगों के बैंक खातों का उपयोग करके उन्हें कमीशन देकर मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से निवेशकों को ठग रही हैं। Now this is the third big case detected by the cybercrime unit of Hyderabad City Police, which has pan-India ramifications, and it is an investment fraud dealing with involving 903 crore rupees. Now, basic facts of this in briefly are that the main brain of this entire network operating in India is one Chu Chun Yu, a Chinese Taipei national, and he is aided and abetted by Varun Arora and Bhujesh Arora, who live in Dubai. Now, this person is operating in India through 2 people called Sahil and Sunny. They are natives of Delhi. What they have done is they have got in touch with a person called Navneet Kaushik, who is a resident of Delhi, and he has started 2 authorized money changing companies through which this entire fraud has taken place. One of that money changing company is called Ranjan Money Corporation Private Limited, which got the license from RBI in June 2011, 2021, June 11th. To this money changing company, 441 crores of money has been transferred out, changed into dollars and transferred out of the country. छत्रसाल स्टेडियम में जूनियर नेशनल पहलवान सागर की हत्या के आरोप में जेल में बंद 2 बार के ओलंपिक मेडलिस्ट सुशील कुमार के सहित 20 लोगों के खिलाफ हत्या का प्रयास, दंगा और गैर कानूनी रूप से एकत्रित होने और अन्य आरोप तय हो गए हैं। सुशील सहित 18 लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि 2 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। पंजाब में हुए ट्रांसपोर्टेशन घोटाले में कांग्रेस के पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु
पहले से ही जेल में हैं। अब आशु के खासम खास पार्षद पति सनी भला को भी विजिलेंस की ओर से गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक सनी भला को भी इस मामले में नामजद किया गया था। सनी भला की मंत्री आशु के साथ टेंडर घोटाले में शमूलियत सामने आ रही है, इस कारण उन्हें नामजद किया गया है। वहीं सनी भला के वकील भी आज विजिलेंस के दफ्तर में जा पहुंचे। आपको बता दें कि आशु को विजिलेंस ने 22 अगस्त को ट्रांसपोर्टेशन टेंडर घोटाले में गिरफ्तार किया था। विजिलेंस की टीम ने तब उन्हें गिरफ्तार किया था जब वह सैलून में बाल कटवा रहे थे। इसमें और भी कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन जो उनके काफी करीबी बताए जाते हैं, उनके पीए रह चुके पंकज मीनू मल्होत्रा वह अभी तक विजिलेंस के हत्थे नहीं चढ़े हैं। और डॉक्टर राकेश सिंगला जो कि फूड एंड सप्लाई विभाग में डिप्टी डायरेक्टर थे, जिन्हें कि अब बर्खास्त किया जा चुका है, वह भी विजिलेंस के हत्थे नहीं चढ़े हैं, क्योंकि वह विदेश में हैं, कनाडा में उनके पास नागरिकता है और अभी तक उन्हें वापस लाने के क्या प्रयास किए गए हैं, इसका खुलासा सरकार की ओर से नहीं किया गया। पंकज मीनू मल्होत्रा के पिता से भी विजिलेंस की ओर से पूछताछ की गई है। सनी भला के गिरफ्तार होने के बाद जहां आशु के और भी करीबियों की मुश्किल बढ़ेगी, वहीं इस मामले में शहर के कई अन्य लोगों के नाम सामने आने की संभावना है। आपको बता दें कि आशु पर आरोप है कि उन्होंने चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए 2000 करोड़ रुपए का यह टेंडर घोटाला किया और सरकार को नुकसान हुआ। अब आशु भी ये सोचते होंगे कि एक दो लोगों को फायदा पहुंचाने का उन्हें क्या फायदा हुआ। यदि वह सभी को मिल बांटकर थोड़ा थोड़ा काम देते तो शायद आज ये हालत ना होती, क्योंकि इस बात का खुलासा भी ठेकेदारों की ओर से ही किया गया था कि किस तरह ट्रांसपोर्टेशन टेंडर घोटाला होता है। यह भी आपको बता दें कि मंडियों में अनाज की खरीद होती है और उस अनाज को ट्रकों में लादकर गोदामों तक पहुंचाना होता है, और ये गोदामों से जो अनाज ट्रकों में जाना होता है वह अनाज स्कूटर और मोटरसाइकिल पर ही गोदामों तक पहुंचा दिया गया। हालांकि अमृतसर में के रहने वाले फूड सप्लाई विभाग के ही अधिकारी हर्ष खन्ना का यह कहना है, उन्होंने दावा किया था कि यह मामला 2000 करोड़ का नहीं बल्कि 25 से 30 हजार करोड़ रुपए का है। उन्होंने पेशकश की थी यदि भगवंत मान मुख्यमंत्री उनसे पूछें तो वह सरकार को पूर्ण सहयोग देने के लिए तैयार हैं। अब सरकार ने उनकी बात क्यों नहीं मानी, यह भी समझ से परे है। डेरा सच्चा सौदा सिरसा प्रमुख राम रहीम की धर्मपुत्री और मुख्य शिष्या हनीप्रीत के साथ एक और नया विवाद जुड़ गया है। डेरा प्रेमियों के एक धड़े फेथ वर्सेज वर्डिक्ट ने दावा किया कि हनीप्रीत को गुपचुप तरीके से डेरे का वाइस पैटर्न और डेरा सच्चा सौदा मैनेजमेंट का चेयरपर्सन बना दिया गया है। इससे हनीप्रीत को धीरे धीरे गद्दी का उत्तराधिकारी बना दिया जाएगा। दावा किया गया है कि गुरुग्राम में डेरा प्रमुख की पैरोल के दौरान इसमें बदलाव किए गए। फेथ वर्सेज वर्डिक्ट ग्रुप ने इससे संबंधित कागजात भी वायरल किए हैं। वहीं राम रहीम की ओर से 40 दिनों की पैरोल के लिए आवेदन किया गया था, उसे स्वीकार कर लिया गया है। आपको बता दें कि अभी तक राम रहीम को एक साल में 50 दिन की पैरोल मिल चुकी है, उसे 40 दिन की और पैरोल दे दी गई है। इससे पहले फरवरी में पंजाब विधानसभा चुनाव में राम रहीम को हरियाणा सरकार ने पैरोल दी थी, जबकि इसके बाद जून में भी राम रहीम को 30 दिन की पैरोल मिली थी। आज के लिए बस इतना ही। कल आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।